नमस्ते दोस्तों मैं आपको पन्नालाल पटेल द्वारा लिखित एक उपन्यास जो कि ओरिजिनली गुजराती में लिखा गया था, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, उसका नाम रखा गया जीवी। यह इग्नू यूनिवर्सिटी एमए का सिलेबस भी है। उपन्यास की कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ जो इस किताब में ही लिखी हुई है। माथे की तुंबड़ी में लाख लाख मोती, रे हिया की कोथरी खाली, अभागे हिया की कोथरी खाली। प्रस्तुत है उपन्यास जीवी, पहला प्रकरण, प्रथम भेंट। ये जो मैंने पढ़ा है, इसे कहने का तात्पर्य है माथे की तुंबड़ी में लाख लाख मोती। माथे का जो टीका है उसमें तो लाख लाख मोती हैं, लेकिन अंदर से जिया मन खाली है। प्रस्तुत है उपन्यास जीवी। काबरिया पहाड़ की तराई में जन्माष्टमी का मेला लगा था। भगवान स्नान के लिए ताज़ा पानी लेकर आने वाली वर्षा दोपहर होते होते आ गई थी। चलते हुए पर्वतों जैसे बादल पूर्व की ओर जा रहे थे। सूर्य भी धरती पर झांकने लगा था। विशेष रूप से युवक युवतियों से उमड़ती हुई तराई महीनों के मौन के बाद आज कभी गाती सुनाई देती थी तो कभी ऐसी लगती थी जैसे अलगोजे बजा रही हो। पहाड़ की दीवार में बने शिवाजी के पुराने मंदिर का घंटा तो बजता ही रहता था। कभी कभी व्यापारियों की आवाज़ इस कोलाहल के ऊपर तहराती थी। एक तो जवानी वैसे ही अल्हड़ होती है और उसमें भी वह आई थी मेले में, किनारों को डुबाती नदी की बाढ़ की भांति। यह जवानी आज अपने उभार पर थी। कोई चूड़ियाँ खरीद रही थी तो कोई कपड़े की मोती जड़ी तनी। मोती जड़ी तनी क्या होती है? अंगरखे या बंडी को बांधने की डोरी जो बटन के स्थान पर काम देती है, ले रही थी। युवक भी गोटे वाले फूंदने खरीदकर अपने अलगोजों की जोड़ी को सजा रहे थे। कोई नारियल ले रहा था तो कोई सूखी गिरी से ही अपना मन बहला रहा था। और इस काम से निपटते हुए लोग आमने सामने खड़े काबरिया पहाड़ों पर पांडवों की चोरी और कलशेरी माता के दर्शनों को जाने लगे थे। दोनों पहाड़ों के बीच आदमियों का झूलता हुआ पुल सा बन गया था। शिवाजी के ठीक सामने दूसरे पहाड़ की दीवार में गड़े चरख माने झूले के पास जैसे जैसे दिन ढलता जाता था वैसे ही वैसे आखिरी मजा लेने के इरादे से युवक युवतियों की भीड़ बढ़ती जाती थी। पश्चिम की ओर से आते गीतों और गंभीर स्वर वाले अलगोजों ने कितने ही लोगों का ध्यान खींचा। बहुतों ने कहा, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे धरती ही फट जाएगी। कुछ हंसते हुए बोले, मेला तो उठने लगा, फिर ये व्यर्थ क्यों चले आ रहे हैं। एक ने जवाब दिया, कहीं दूर के लगते हैं। तो दूसरा बोल उठा, लेकिन जब इन्हें उल्टे पैरों ही लौटना था तो आने की क्या पड़ी थी। लेकिन 4 युवतियों और 5 युवकों वाली उस टोली की तो धज ही कुछ निराली थी। क्षण भर में ही खरीद कर ली और दोनों पहाड़ों का चक्कर लगाने का विचार छोड़कर आ खड़ी हुई चरख के पास गुपचुप झूले में बैठने की सलाह भी कर ली। उसमें से 4 ऐसे थे जिनको चरख में बैठने से चक्कर आते थे, इसलिए बाकी के 5 जनों, 3 युवकों और 2 युवतियों ने झूले में बैठने की तैयारी की। टोली में सहज ही अग्रस्थान प्राप्त करने वाले युवक ने 10 सेर के लगभग वजन की मोमी कपड़े की छतरी एक लड़की को देते हुए कहा, ले काली, इस छतरी को जरा संभालना। और बोला, चरख के रुकते ही पालने में कूद पड़ना, नहीं तो रह जाओगे टापते। और अपनी ओर ताकती युवतियों से कहा, तुम समझती होगी कि काना भाई बिठा देगा और हम बैठ जाएंगे, सो आज ये नहीं होने का। फिर साथी युवक को लक्ष्य करके बोला, क्यों हीरा, बिल्कुल ठीक है, अगर बिठाने में रहे तो क्या इस भीड़ में दिन छिपने तक भी नंबर आ सकता है। तभी तो मैंने कहा था कि लड़कियों, एक तो देर हो गई और दूसरे हमारी होड़ मत करो। लेकिन फिर भी नहीं मानी तो लो चखो मेले का मजा, कहकर कांजी हंसने लगा। कांजी की उम्र 25 के लगभग होगी। उसकी काठी भी ऐसी थी कि उसे 5 हाथ का तगड़ा जवान कहा जा सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जितनी हास्य की झलक थी उतनी ही लापरवाही भी दिखाई देती थी। पैरों में 2.5 सेर वजन का नालदार और फूंदने वाला जोड़ा था। घुटनों तक की धोती, रंगीन कमीज, उस पर सफ़ेद कोट और सिर पर गुलाबी गोटे वाला लाल साफा था। साफे की बंधाई तो कुछ निराली ही थी, उसमें भी कलगी निकालना तो जैसे उसे ही आता था। फिर पीछे लटकते लंबे छोर को कोट में लपेटकर तो उसने कुछ और ही समा बांध रखा था।
नए गोटे से सुशोभित अलगोजे की जोड़ी कोट की जेब में घुसी हुई थी। अलगोजे पर हुई खुदाई के ढंग से अलगोजों के प्रति उसकी रुचि प्रकट होती थी। कुछ युवक तो उन अलगोजों को टुकर टुकर देख रहे थे। 2-4 जनों के मन में तो भाई जरा बजा कर तो देखो, सुने तो सही कि कैसे बोलते हैं, ऐसा कहने की इच्छा भी जगी। इतने में ही चरख रुका। कांजी ने उन 2 युवतियों को बाह पकड़कर उठाया और पहले पालने में बिठा दिया। हीरा की ओर देखकर बोला, अब कोई परवाह नहीं, तुम अपने को देखना हीरा। परंतु ऐसा कहने पर भी उसने नरम स्वभाव के मनारे को पहले मौका दिया। नीचे आते हुए पालने पर नज़र रखते हुए बोला, हीरा आखिरी पालना है, समझा, और बाहें चढ़ाकर खड़ा हो गया। पालने में बैठी 2 युवतियों में से जैसे ही एक खड़ी हुई कि वह झट हीरा बैठ नहीं तो रह जाएगा कहता हुआ चढ़ गया। उस स्त्री के नीचे उतरने से पहले ही वह अंदर जाकर जम भी गया। लेकिन देखता क्या है कि आधी खड़ी हुई दूसरी युवती, अरे मणि एक चक्कर और लगा, उतरी क्यों पड़ती है, कहती हुई अंदर ही रह गई। बड़े जोर से पालने के डंडे को पकड़कर खड़ा हुआ हीरा मुंह फाड़े रह गया। उतर पड़ने वाली मणि आंखों से कुछ और मुंह से कुछ और ही कहती हुई, अब क्या है, पहले कहना था ना, बैठ अब तू ही अकेली, यूं बड़बड़ा रही थी। उधर चरख वाले ने पैसा निकालो, चलो जल्दी करो, कहते हुए हाथ फैलाया। पालने में बैठी युवती, हाय हाय मेरे पास तो, अरे पैसा तो दे, इतना ही कह पाई थी कि कांजी ने चरख वाले के हाथ में 2 पैसे रख दिए। एक सपाटे में पालना ऊपर पहुंचा। हीरा और मणि नीचे खड़े खड़े कांजी वाले पालने पर टकटकी लगाए थे। चरख धीरे धीरे तेज हुआ। कांजी के पास बैठी युवती ने कहा, मैं नीचे उतरते ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। अच्छा। कांजी ने चाहा कि कह दे, जब रुपया देने पर भी चरख में साथ बैठने वाला नहीं मिलता तो फिर पैसे की क्या बिसात है, लेकिन यह सब कुछ न कहकर उसने इतना ही कहा, पैसा क्या तुमसे बढ़कर है। चरख पूरी तेजी से घूमने लगा। पालनों में बैठी कुछ युवतियां गा रही थी तो कुछ युवक अलगोजे बजा रहे थे। नीचे खड़ी मणि अरे जीवी कहकर चिल्ला रही थी, परंतु जीवी का जी इस समय किसी दूसरे ही लोक में था। कांजी की आंखों से टकराती पहली नज़र तो उसने बचा ली, पर दूसरी बार वह स्वयं ही कांजी की ओर देखने लगी और मंद मंद मुस्कान के साथ बोली, ये अलगोजे दिखाने को खोस रखे हैं या बजाने को। पहले दिखाने को और फिर बजाने को, कहते हुए कांजी ने अलगोजे मुंह से लगाए, मंजे हुए गाने की 2 पंक्तियां निकाली। फागुन की वायु में आया हुआ यौवन वैशाख की वायु में उड़ जाता है। और इसके बाद अलगोजे बंद करके जीवी की ओर देखता हुआ कांजी बोल पड़ा, कुछ समझी कि नहीं। जीवी समझी या नहीं यह तो वह जाने, पर उसने कांजी को तिरछी नज़र से अवश्य देखा। उन आंखों में क्या था इसे तो कांजी न समझ सका, पर उसने ये अवश्य अनुभव किया कि मिलती हुई नज़र से उसके हृदय से कुछ उठा लिया गया है और बदले में कुछ रख दिया गया है। दोनों ने एक दूसरे को फिर देखा और इसके बाद चारों ही आंखें नीचे झुक गई। अब तो जैसे होठ भी सिल गए थे, हृदय की गति बदल चुकी थी। पूरी तेजी से घूमता हुआ चरख धीमा पड़ा। जीवी के बाद कांजी नीचे उतरा, पर अपने नीचे उतरने का भान तो उसे तब हुआ जब ऊपर बैठे हुए हीरा ने यूँ कहा कि क्यों कांजी अभी से। लेकिन अब क्या हो सकता था, जगह तो भर चुकी थी। जगह होती तो भी कदाचित वह अब न बैठता। स्वर्ग में हो आने का उसे जितना हर्ष था उतना ही उस स्वर्ग से अलग होने का शौक भी था। बुद्ध से खड़े कांजी के कानों में फिर वही मधुर आवाज़ पड़ी, लो अपना पैसा, कहती हुई जीवी हाथ बढ़ाए खड़ी थी। कांजी ने झिड़कती हुई नज़रों से जीवी को देखा, हंसकर बोला, रहने दो, यही समझना कि एक बार मेरी ओर से ही बैठी थी। जीवी ने कुछ हुज्जत न करके हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन पास खड़ी मणि से बोले बिना न रहा गया। यूँ बिना जान पहचान के किसी का पैसा रखा जाता होगा, यूँ कहकर मुस्कुराती हुई वह कांजी की ओर देखने लगी। जान पहचान न होती तो इनके पैसे देने के लिए मेरा हाथ ही क्यों बढ़ता, कहकर हंसते हुए कांजी ने जीवी की ओर आंख मारी और उसके सुहाग रहित हाथों की ओर देखने लगा। अरे रहने दे, नहीं लेता तो चल, कहकर मणि ने जीवी को आगे किया। चलते चलते बोली, इतने की गिरी लेकर खाना और क्या, चल चुप रह, कहती हुई जीवी पीछे मुड़ी और फिर कांजी को देखा। आंखों से ओझल होने तक कांजी जीवी की ओर देखता ही रहा। पास खड़ी हुई काली और दूसरी युवती कभी एक दूसरे को देखकर और कभी कांजी को देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो,
न जाने इसमें क्या लाल लगे हैं जो कांजी भाई टुकुर टुकुर देख रहा है। चर्ख से उतरकर हीरा कांजी के पास आया और बोला, अब यदि पहाड़ के दर्शन करने हो तो आओ, फिर चलेंगे। और ईशान कोण की ओर दृष्टि डालकर कहने लगा, मुझे तो लगता है कि वर्षा रास्ते में ही आ घेरेगी। बिना इसके मेले का पूरा मजा ही कैसे आएगा, कहकर कांजी ने उन युवतियों के झुंड की ओर देखा और आगे बढ़ा। दोनों पहाड़ों का चक्कर लगाकर नीचे आते आते सूरज भी पूरी तरह छिप गया। उखड़ते हुए मेले का शोर भी बढ़ गया था। आओ एक आखिरी चक्कर लगा लें, कहकर कांजी बाजार में घूमने निकल पड़ा। गाड़ी में जुते बैलों की भांति सदा कांजी के साथ रहने वाला हीरा भी न जाने कैसे कभी कभी पीछे रह जाता था। एक बार तो कांजी को पकड़ना भी कठिन हो गया। कांजी को इधर उधर भटकता देखकर हीरा ने कह भी दिया, हम तो पीछे रह गए हैं, तू यूं आगे क्या ढूंढ रहा है। कांजी ने हंसकर सिर्फ इतना कहा, मैंने समझा था कि तुम आगे निकल गए होगे। तराई के दोनों छोरों पर मानवों का प्रवाह फिर आरंभ हो गया था, परंतु इस समय न तो अलगोजों की स्वर लहरी थी और न गीतों की रिमझिम। कांजी की टोली भी चलने लगी। मेले की सीमा छोड़ने की तैयारी थी कि कांजी एकाएक रुक गया। अरे, ये तो मैं भूल ही गया कि भाभी ने रत्नी के लिए चूड़ियाँ मंगाई थी। तुम लोग चलो, मैं ये आया, कहता हुआ वह पीछे लौटा। हीरा तो उसे देखता ही रह गया। लगा जैसे कांजी आज पहली बार उसे छोड़े जा रहा हो। उसके पीछे पीछे जाने का विचार भी उठा, लेकिन उसे डर था कि यदि इस सारी जमात विशेषकर स्त्रियों को छोड़कर गया तो कांजी खा जाएगा। कुछ खिंचते हुए उसने कांजी से चिल्लाकर कहा, देखो जल्दी लौटना, हम उस झरने पर बैठेंगे। और बड़बड़ाया, भाभी ही सब कुछ है ना, 2 आने दिए हैं, उसमें से भी छोरी के लिए चूड़ियाँ ले आना। दूसरा बोला, इस घर में तो काना भाई ही रह सकता है, मेरे से तो एक क्षण भी न रहा जाए। हीरा बोला, क्या करें भाई, समझदार को तो सभी कुछ सहना पड़ता है, नहीं तो क्या उसका भाई यह नहीं जानता कि वह भी आधे हिस्से का मालिक है। परंतु वह बेचारा जानता है कि अगर कुछ ऊंच नीच कहूँगा तो औरत तो चल देगी पीहर को, और फिर पीसना कूटना झाड़ना बुहारना ये सब करना पड़ेगा उसे। लेकिन ये सब तभी तक है जब तक कि काना भाई सहन करता है, बिगड़ता नहीं। अगर वह बिगड़ जाए तो भाई भौजाई सबको लेने के देने पड़ जाएं, काली ने कहा। हीरा बोला, लेकिन कांजी ऐसा करे तब न। और इसके बाद कांजी के भाई भौजाई उसके विवाह या धरेजे के लिए तनिक भी प्रयत्न नहीं करते। यह तो शुरुआत है, आगे चलकर हिस्सा भी नहीं देंगे। आदि नाना प्रकार के अनुमान लगाते लगाते वे कांजी की प्रतीक्षा करने के लिए पहले झरने पर बैठ गए। ईशान कोण से उठते काले बादल आकाश के मध्य भाग तक आ गए। इन बादलों से ढक जाने के डर से जल्दी जल्दी चलता हुआ सूर्य भी पूरी तरह ढल चुका था। हीरा ने कहा, 8 कोस की गैल काटनी है और कांजी का अभी पता तक नहीं। हमारे पास छतरियां हैं, इसलिए कुछ कठिनाई नहीं, पर असली मज़ा तो इन 4 जनों को आएगा, मनारे ने कहा। उनकी वे जाने, तू अपनी छतरी मत तानना, हमारे लिए तो काना भाई की यह एक ही छतरी बहुत है, कहकर काली ने मनारे के पास वाली कांजी की छतरी दिखाई। तुम्हें दे देगा तो वह क्या करेगा, मनारे ने कहा। कतराती आंखों से देखती हुई काली बोली, लेकिन इसकी मुझे क्या फिक्र है, तू अपनी छतरी के नीचे मौज से बच जाना, कोई कुत्ता भी उसके नीचे न आएगा। और मनारे के कुछ जवाब देने से पहले ही हीरा ने कहा, लो चलो उठो, आ रहा है वह। हाँ हाँ, कांजी ही है, चलो वह आ पहुँचेगा। खेत भर चले होंगे कि कांजी आ पहुँचा। उसी सपाटे से आगे बढ़ता हुआ वह बोला, चलो जरा तेजी से। अरे काना भाई, जरा चूड़ियाँ तो दिखाओ, कितनी लाए हो, काली ने पूछा। आगे दिखाऊंगा, इस वक्त तो जरा पैर बढ़ाओ। लेकिन जब हीरा भी उसकी इस चाल को न पा सका तो कहने लगा, पर इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है, रात है तो हम भी हैं, कोई अध बीच पेड़ पर तो रहना नहीं है। पीछे घिसटती हुई युवतियों में से भी एक बोली, इतनी जल्दी तो कांजी भाई ने आती बार भी नहीं की थी, भले मानस को कोई एक व्यथा थोड़े ही है, काली ने व्यंग्य में ही कहा, पर ऐसा न था कि कोई समझ सके। कांजी कुछ धीमा तो पड़ा, पर उसकी नज़र उतनी ही तेजी से आगे दौड़ रही थी। कहना नहीं चाहिए था, फिर भी कह डाला, कुछ दूर तक तेजी से चलो, फिर धीरे धीरे चलेंगे। हीरा को भी इसमें कुछ रहस्य जान पड़ा। बोला, हाँ हाँ ठीक है, तब तक दिन है, तब तक जरा जल्दी पैर बढ़ाएं तो अच्छा है, कहकर वह कांजी से भी ज़्यादा तेज चलने लगा। ये सारा रास्ता मनुष्यों से सजीव था।
कोई टोली तेजी से चल रही थी तो कोई चहलकदमी और मौज मजा करती जा रही थी। कुछ विश्राम लेने बैठी थी और कुछ अपनी खरीद फरोख्त तथा घूमने फिरने आदि के बारे में कह सुन रही थी। इन सब की ओर देखते हुए कांजी की नज़र दूर जाती दो बालाओं पर पड़ी। मन में कहा, वे ही हैं, उनके बिना और कोई इस प्रकार पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता। जाने अजाने उसकी अधीरता बढ़ गई। इतनी उम्र में कांजी कुछ युवतियों के परिचय में आया होगा, कुछ के प्रति अनुराग भी हुआ होगा, परंतु आज की भांति सुध बुध भुला देने वाली बात तो कभी हुई ही न थी। परस्पर अटखेलियाँ करती जाने वाली उन दोनों बालाओं के पास आते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। पीछे घिसटते आते मनारे ने तो पूछ भी लिया, धीमे क्यों पड़ गए कांजी? कांजी से पहले हीरा बोल उठा, वे जो पीछे आ रही हैं उन्हीं के लिए तो, और जोर से पुकारा, छोरियो जरा पैर बढ़ाओ, यूं जनवासे की चाल चलने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इतने में कांजी ने तिरछी नज़रों से जीवी को देख लिया, धीरे से पर ऐसे कि सुना जा सके। मणि बोली, आदमी का साथ ही बुरा, भला हो तो अध बीच में ही छोड़कर चल दे। क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? आगे बढ़ते हीरा ने कुछ धीमे पड़ते हुए पूछा। ऐसा हुआ है तभी तो, देखो न, हमारा क्या कोई साथ देने वाला है? कहकर मणि ने जीवी की ओर देखा, मानो पूछ रही है, क्यों, ठीक है ना? ओहो, तो ऐसी दुखी क्यों होती हो? आओ हम साथ दें। कहकर कांजी जीवी की ओर देखकर बोला, लेकिन बाद में हमें अध बीच में न छोड़ना, कबूल हो तो। मणि को जरा धकेलते हुए जीवी बोली, ले चल, चलना हो तो, राह चलते का क्या साथ। कांजी से इसका जवाब दिए बिना न रहा गया। बोला, एक बार कर देखो साथ, उसके बाद अध बीच में छोड़ें तो कहना। क्यों हीरा? हीरा ने हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन यह तो मैं कह ही रहा हूँ, चलो साथ देना हो तो पैर बढ़ाओ। मणि बोल पड़ी, पैर तो बढ़ावें, पर घर भी पूछ लिया है। घर कोई हो तो पूछें, कांजी ने भी कह डाला। जाओ जाओ चुपचाप, न जाने कितनों को ऐसे बहकाते फिरते होगे। कहकर नखरे के साथ मणि आगे बढ़ी। क्या अपने मन में ये सोचकर चल दी कि घर जाकर कहीं पानी न पिलाना पड़े? लेकिन भाई ऐसे ज़बरदस्ती पानी पीने के लिए यहाँ कौन फालतू बैठा है? तुम तो अपने घर की छत के नीचे घुस जाओगे और हमें अभी 7 कोस और जाना है। कांजी ने कहा। कौन सा गांव है? जीवी ने पूछा। उधड़िया, कभी देखा है? हीरा ने पूछा। उधड़िया के हो? इसी से उधड़िया। उधड़िया कौन होते हैं? ठेके पर काम करने वाले। इसी से उधड़िया जैसे लगते हो, मणि बोली। लेकिन क्या तुम्हें इसकी भी खबर है कि रोजंदारी पर काम कराने में चांदगंजी हो जाती है? रोजंदारी मतलब नित्य मजदूरी देकर काम कराना। चलो ठेके पर काम करने वाले बनाकर तुम दोनों को चैन तो मिला। कांजी ने पहला वाक्य तो मणि से कहा, पर अंतिम वाक्य कहते समय जीवी की ओर ही देख रहा था। लेकिन ये इधर उधर की बातें बहुत देर तक न चली। रास्ते में ही जीवी का गांव आ गया। मणि ने तो फिर आना, कभी मिले तो याद करना कहकर विदा दे दी, पर जीवी से कहे बिना न रहा गया। चलो न गांव में, कुछ फलाहार न करो तो भले ही न करना, पर पानी तो पी लेना। पानी का क्या आज कहीं टोटा है? कहकर कांजी हंसा तो, पर बिल्कुल नीरस हंसी। तो तम्बाकू पीना। और कांजी को कुछ इधर उधर होते देखकर बोली, देर नहीं लगेगी, किनारे पर ही घर है। अच्छी बात है। कहकर कांजी ने मनारे से कहा, तुम लोग चलो मनारे, हम खड़े खड़े चिलम पीकर आते हैं। जल्दी लौटना, बहुत चिलम पीने वाले हो गए हो। काली ने मुंह बनाकर कहा और कांजी को कतराती आंखों से देखने लगी। हम यह आए। कहकर कांजी चला। उधर मणि और जीवी में कुछ खींचातानी हो रही थी। मणि का कहना था कि ये लोग मेरी जात के हैं, इसलिए इनको मेरे यहाँ आना चाहिए, जबकि जीवी अपने यहाँ ले जाने का आग्रह कर रही थी। अंत में जीत जीवी की ही हुई। गांव के छोर पर ही जीवी का घर था, जिसमें घुसने पर सिर टकरावे ऐसे पक्के वाले ओसारे में खाट पर बैठा हुआ जीवी का बाप हुक्का पी रहा था। अलाव में जलते एक मोटे लक्कड़ से धुआं निकल रहा था। अलग होते वक्त जीवी ने मणि से कुछ कहा और देख झट आना कहकर ओसारे की ओर मुड़ी। दीवार से खड़ी हुई खाट को बिछाते हुए कहा, बैठो। कौन है भाई? आओ। कहकर बूढ़े ने भुहें सिकोड़कर देखने पहचानने का व्यर्थ प्रयत्न किया। बाबा, यह तो उधड़िया के पटेल हैं, मेले से घर जा रहे थे, सो मैं यहाँ तम्बाकू पीने बुला लाई हूँ। बुलाना ही चाहिए बेटा, घर लेकर बैठे हों और तम्बाकू से भी जाएं तो मनुष्य जन्म ही किस काम का। कहते हुए बूढ़े ने तम्बाकू रखी। रहने दो, हमारे पास है। चिलम में तम्बाकू रखते हुए हीरा ने कहा।
कान्जी ने धीमे से हीरा से कहा, तो उसी का रहने दो। ठीक है, तुम्हारे पास तो होगा ही, पर यहाँ हमारे घर आकर यूँ मना नहीं करना चाहिए भाई। इसके बाद बूढ़े ने बातें शुरू की। उधड़िया में घर कहाँ है, किसके लड़के हो आदि के बारे में पूछता हुआ बोला। जब तक तुम्हारे गांव में भग्गा खबास जीवित थे तब तक तो मैं अक्सर जाया करता था, पर जब से वे मर गए तब से आना जाना कम हो गया भाई। वह छोकरा है, पर भग्गा खबास तो भग्गा खबास ही थे भाई। बातों का हुक्रा भरते हुए कान्जी की आंखें और कान पीछे की ओर ही लगे थे। जीवी को पतीली मांजते देखा और वह समझ गया। हीरा को इशारा करते हुए खड़ा हो गया, बोला, अच्छा तुम बैठो, अब हम चलते हैं। इस वक्त कब पहुँचोगे भाई? आज तो रुको, 2 घड़ी बातें ही करेंगे, जल्दी हो तो सवेरे तड़के चले जाना। नहीं नहीं, हमारे संगी साथी जा रहे हैं, फिर साथ में औरतें भी हैं, इसलिए। लेकिन मैं ये चाय बना रही हूँ सो, पतीली लेकर आती हुई जीवी बोल उठी। ठीक तो है, आठे का व्रत होगा, आए हो तो अब चाय पीकर ही जाना। बिरादरी वाले तो कभी कभी आते ही हैं, पर तुम हमारे घर काहे को आओगे? लेकिन इस कुसमय में दूध कहाँ मिलेगा, बेकार झंझट मोल लिए बिना। कान्जी के बीच में ही जीवी बोल उठी, ये सब तुम्हें देखना है कि हमें? बैठो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कान्जी को बैठना ही पड़ा। जीवी ने बाहर के अलाव में ही चूल्हा बना दिया, लकड़ी लाकर आग जलाई। इसी बीच 2 लोटे लिए हुए मनी भी आ पहुंची। एक में पानी था, दूसरे में दूध। जरा सी देर में चाय तैयार हो गई। लेकिन इस चाय को कान्जी के गले उतरते कुछ देर लगी। घर में से किसी औरत की धीमी आवाज़ के साथ आती काएं काएं उसके तेज कानों से छिपी न रह सकी। चाय पीकर बूढ़े को राम राम करते हुए दोनों जने उठे। मनी और जीवी आंगन तक विदा करने आई। अलग होते हुए कान्जी ने जीवी की आंखों से आंखें मिला दी। चलने से पहले मनी की ओर देखकर धीमे से कहा, दोनों ने मिलकर चाय तो पिला दी है, लेकिन यह न भूल जाना कि अगर कभी मौका पड़ा तो बदले में चाय पीनी पड़ेगी। देखना कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही भूल जाओ, जीवी ने कह डाला। अच्छा देखेंगे, कहकर कान्जी चला। इसके बाद मनी भी, अच्छा चल, पानी लाना हो तो मैं जेहर लेकर आती हूँ, कहकर चली गई और अभी तक कान्जी की ओर टुकर टुकर देखती खड़ी थी। सीधे सीधे रास्ते न जाकर खेतों के बीच से जाते कान्जी के साफे का छोर जब तक उसे दिखाई देता रहा तब तक वह खड़ी रही। लेकिन जब वह आंखों से ओझल हो गया तब उसे अपने इस अशोभनीय आचरण का भान हुआ। एक लंबी सांस लेकर वह ओसारे में आई, खेतों की ओर फिर एक नज़र डाली और निश्वास के साथ घर के अंदर चली गई। जेहर किसको बोलते हैं? जेहर पीतल या मिट्टी का एक बड़ा और दूसरा छोटा बर्तन मिलाकर जेहर कहे जाते हैं। नीचे वाला बड़ा बर्तन यदि पीतल का हो तो तंभेड़ी और मिट्टी का हो तो घड़ा या चपटा तथा ऊपर वाला कलसा या कलसिया कहा जाता है।